हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक्स। कुल मिलाकर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट्स क्या होती हैं। ठीक है, मैग्नेट्स क्या होती हैं, जो मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट होता है, हाउ द मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट। ठीक है, और हम बेसिकली एम्पियर्स लॉ देखेंगे। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ, फाइन। और हम इसके साथ ही पर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक्स का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो सबसे बड़ा एम है वहाँ वो ये समझना है कि कैसे जो करंट होता है वो मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है। ठीक है, एक्चुअली में जो करंट होता है जब किसी वायर से फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है ना। एंड हाउ दैट एक्चुअली क्रिएट्स, व्हाट आर द फॉर्मूलेज, है ना, व्हाट इज इट्स शेप, है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन, ये सब हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूँ, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बताया था कि जब बी चेंज होता है तो ईएमएफ क्रिएट होता है और ईएमएफ से करंट क्रिएट होता है ना। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, दे आर जस्ट द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। अगर किसी एक को चेंज किया जाए तो दूसरा क्रिएट हो जाता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ चेंज लाते हैं तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेटर ऑन हम मैक्सवेल इक्वेशंस भी देखेंगे जो हमें बताता है कि कैसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और कैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम जानेंगे धीरे धीरे। सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, हम एकदम बेसिक लेवल में आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक है, और बेसिकली जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा ये जो सीरीज़ है ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। तो हम आज आपको जो बताने वाले हैं वो बताएंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज। ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा मेन है। हमको कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करना है ना, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले समझने हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फॉर्मूलेज हैं जिनकी मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देखेंगे और बेसिकली जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम हमेशा से करते रहें। ठीक है, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है टेस्ला। ठीक है, या एक और भी यूनिट है, ठीक है, टेस्ला। 1 टेस्ला इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये 1 टेस्ला इसको कहते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसकी एक और भी ऐसा यूनिट है जिसे हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया गया, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली ये जो बी है जिसे हम टेस्ला, जिसकी यूनिट होती है या जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या जिसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी रीजन में
कितनी मैग्नेटिक लाइंस है वहाँ पर, इट इज़ ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, इसलिए इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखें कि बी जो है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट टेस्ला होती है और या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। अब बेसिकली एक और क्वांटिटी है जिसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एच कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है उसको मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी जो यूनिट्स होती हैं ये कैसे आती हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है, देखो आपको लॉरेंट्ज फोर्स सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। देखो बच्चों, अगर कोई भी, अगर यहाँ मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने जब ये ऐसे क्रॉस लगा दिया इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की तरफ है, इनवर्ट्स द पेपर, ठीक है। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट्स द पेपर। बच्चों अगर यहाँ पर, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो बेसिकली इस पर एक फोर्स लगता है, जिसके कारण इसका जो ट्रेजेक्टरी होता है ना वो सर्कुलर हो जाता है, और ये जो फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली यहाँ पर लग रहा है, और ये जो फोर्स उस पर लगता है उसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स को निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉरेंट्ज फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस पी, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। आप देख सकते हैं लॉरेंट्ज फोर्स कब लगता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगता है, और ये फोर्स V और B दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। लॉरेंट्ज फोर्स तभी लगता है जब हमारी वेलोसिटी नॉन जीरो होती है या वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो लॉरेंट्ज फोर्स तभी लगता है जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो या वहाँ पर वेलोसिटी हो, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और साथ ही पर चार्ज होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी चार्ज। अगर इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी मिसिंग है तो उस पर लॉरेंट्ज फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स तभी लगता है जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पर एंटर करता है और उसके पास वेलोसिटी होती है, और ये वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि बी के पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी बी के पैरेलल हो गई तो कोई भी लॉरेंट्ज फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स होता है, और लॉरेंट्ज फोर्स तब लगता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, एंट्री लेता है। आई होप तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, डोंट वरी। अब मैं यहाँ से यूनिट्स निकालता हूँ, तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड्स, और ये है बी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसे लिख सकता हूँ न्यूटन। अब देखो चार्ज कूलम अपॉन सेकेंड क्या होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम विच इज़ व्हाट, विच इज़ करंट आई। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पर बन जाता है करंट, ठीक है। एम क्या है आपका मीटर, ठीक है, लेंथ ये बी। अब देखो और आगे चलते हैं, तो न्यूटन मतलब हो गया न्यूटन, करंट मतलब हो गया करंट की यूनिट एम्पियर, मीटर की यूनिट मीटर, ये बी। तो बी की यूनिट क्या मिली आपको, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब समझ में आ गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो यूनिट होती है वो लॉरेंट्ज फोर्स से निकाली जाती है, और इसी को हम कहते हैं 1 टेस्ला। आप सोच रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको रियली में, तो सबसे पहले आप ये जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है क्या, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या है, कहाँ से आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ओके। आई होप सो क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया कि इसकी एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर, जो कि 1 टेस्ला ही है, ठीक है। अब ये कहाँ से आती है, देखिए आपने फ्लक्स के बारे में तो सुना ही होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट एस, राइट। अब देखो मैं यहाँ से निकालता हूँ, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर बी, और एस है हमारा मीटर स्क्वायर, है ना, ओके। तो बी की यूनिट क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा
बी का यूनिट। ठीक है, तो अब आप आई होप तो समझ गए होंगे कि बी क्या है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है अब इसको जान लीजिए। कई बार आप देखोगे कि एच कई जगह देखने के लिए मिलेगा बच्चों, इसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड इसका मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, है ना। सो इट इज ए मेजर ऑफ, इट इज ए कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल magnetic field, it is a measure of capacity of external magnetic field to magnetize a substance. अब देखो बच्चों, कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसको कई बार लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं जबकि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ठीक है, और ये जो है हमारा बी, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था। इसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो नेवर कंफ्यूज। ठीक है, अब देखो दोनों में मेन पॉइंट क्या है। देखो एच जो होता है ना, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, और हमारा जो एच होता है बेसिकली हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं एक्चुअली में, म्यू इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच। ठीक है, और हमारा जो एच है वो हो गया बी अपॉन म्यू। और भी डेफिनेशंस हैं, डोंट वरी, विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, सो अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, बट आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो एच है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। और मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। ओके, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वाइट वेल। ठीक है, अब देखो मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो बेसिकली एच इक्वल्स टू हो गया बी अपॉन म्यू। अब एक और भी रिलेशन है, एच इक्वल्स टू होता है बी अपॉन, तो आप चाहें तो वेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, म्यू नॉट जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो माइनस एम। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या क्वांटिटी आ गई एम। बच्चों एम जो है ना वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो होता है एम, इट इज इक्वल टू होता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, ओके, इसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक और क्वांटिटी होती है ससेप्टिबिलिटी, जो होता है एम अपॉन एच। ठीक है, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। एक्चुअली ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताती है कि हाउ इजली ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। अगर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दैट सब्सटेंस कैन इजली बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। म्यू क्या है, म्यू इज द परमिएबिलिटी। मतलब ये हमें इस बात का मेजर बताता है म्यू कि हाउ इजली द मैग्नेटिक लाइंस कैन पेनिट्रेट ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक लाइंस कितनी आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द मेजर ऑफ दिस। ठीक है, जो मैग्नेटिक, तो ये जो परमिएबिलिटी है, ठीक है, ये इसी बात का मेजर है। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक लाइंस आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है, ओके, सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पर एक और चीज़ है, बता दूँ मैं आपको, म्यू आर इक्वल्स टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ओके, और म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एक्स एम। ठीक है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे चलकर। ठीक है,
तो मैंने ये चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को, थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बच्चों, मैं अपने मेन टॉपिक पर अब आ जाता हूँ, मतलब मेन ही टॉपिक पर थे अभी तक। बट एक चीज़ और बताना है, गॉस, 1 गॉस इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये CGS यूनिट में यूज़ होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये यूनिट यूज़ हो जाती है तो बच्चों को पता नहीं होता, तो मैंने सोचा चलो बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। मैं बेसिकली मैंने बोला था मैं लॉरेंट्ज़ फोर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। देखो बच्चों, क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर ना फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। और ये लॉरेंट्ज़ फोर्स जो होता है, ये इसकी वैल्यू होती है QV×B। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है, ठीक है, जो भी B है, तो बेसिकली ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है V और B के डायरेक्शन पर भी, VB sin थीटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो इट इज़ VB sin थीटा। तो अगर हमारा कोई पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है, अगर वो रेस्ट पर होगा तो कोई लॉरेंट्ज़ फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज वेलोसिटी विल गो टू 0। अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कोई लॉरेंट्ज़ फोर्स नहीं लगेगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो भी लॉरेंट्ज़ फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि लॉरेंट्ज़ फोर्स कब लग सकता है, कब नहीं लग सकता है। एक बहुत ही वेल नोन बेसिकली एग्जाम्पल है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो आप देखें कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, उस पर कोई फोर्स लगा। अब बट जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो उस पर ना फोर्स लगता है इस तरह से, और क्योंकि उसे फोर्स लगता है ऐसा, फिर आगे जाएगा ऐसा, फिर और ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो जैसे इस पर फोर्स लगता है इस तरह से, तो वो धीरे धीरे सर्कुलर पाथ में जाता है, और धीरे से फिर जब वो यहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया तो सीधे निकल जाएगा, ठीक है, V, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है। तो F इक्वल्स टू होता है QV×B, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं बता दूं कि आपको अगर इसका डायरेक्शन निकालना है फोर्स का, तो आप कुछ नहीं, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ V एंड B। तो आपको मालूम है A×B का जो डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, A हो गया, ये B हो गया, तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर होता है वो इसका डायरेक्शन होता है B का। तो ऐसा ही यहाँ पर है, तो F का डायरेक्शन V और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे आप देखोगे कि इस तरफ हमारा वेलोसिटी था, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो V×B अगर आप करोगे तो आपका जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो बहुत इजी है लॉरेंट्ज़ फोर्स का डायरेक्शन निकालना, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बच्चों आगे की तरफ बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। देखो, कुछ ही फॉर्मूलेस बताएं और कितना सारा टाइम जो है निकल गया है, टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, जबकि हमने अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं की है यहाँ पर, समथिंग 20 मिनट्स हो गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। जस्ट 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ये बात करने वाले थे, लॉरेंट्ज़ फोर्स पर ही बात करनी थी। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, सो सपोज दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये यहाँ से जो है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं आपको बता दूँ, इट इज़ परपेंडिकुलर इनवर्ड्स द पेपर B, ठीक है। तो जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल आता है अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरह से आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो उस पर ना फोर्स लगता है इस तरफ। तो जैसे ही ये पार्टिकल थोड़ा सा और आगे जाता है, फोर्स फिर से अंदर की तरफ लगता है, ऐसे फोर्स लगता जाता है, लगता जाता है, लगता जाता है इस तरह से, और फिर पार्टिकल यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो रेडियस है R, ये होता है mv/BQ। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, देखो यार बहुत ईजी है, mv²/R, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, लॉरेंट फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा QVB, आप सॉल्व करोगे ये मिल जाएगा। बट अब आप बोलोगे सर जब हम निकाल सकते हैं तो याद क्यों रखेंगे, बच्चों
ये मेरा ना 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है कि अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय डेरिवेशन नहीं सोचता है, ठीक है। उस समय डायरेक्टली हमें दिमाग में फॉर्मूलेज होने चाहिए, तभी सॉल्व होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इस चीज़ को अब अच्छी तरह से समझ लें। अच्छा, अब अपन थोड़ी सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वी विल बी जस्ट प्रोसीडिंग ए बिट फर्दर नाउ। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम वी अपॉन बी क्यू, ठीक है। इसको आप चाहो तो पी अपॉन बी क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि एम वी इक्वल टू मोमेंटम है, और मोमेंटम इक्वल टू होता है √/2m अपॉन बी क्यू। ये भी हो गया, आप ये भी देख सकते हो। तो अब समझ में आ गया आपको बच्चों चीज़ें, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, तो आपको तो मेन फॉर्मूला याद रखना है, बस हो गया। इसका जो टाइम पीरियड होता है, अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये मान लो पूरी जगह पर जो है, सपोज दैट कि पूरे जगह पर वो राउंड मार रहा है, ऐसे इस तरह से राउंड मार रहा है, तो रेडियस तो हमने निकाल लिया आर एम वी अपॉन बी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, कि एक चक्कर कितने में लगाता है, इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि हम निकाल सकते हैं ओमेगा कैलकुलेट करके, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेंबर इट, 2πm अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ठीक है। ये जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा रेडियस उतना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा रेडियस उतना ज़्यादा छोटा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा रेडियस उतना ज़्यादा छोटा होगा। टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड करता है। अगर टाइम पीरियड बढ़ाना है तो मास को बढ़ा दो, टाइम पीरियड को अगर कम करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है ध्यान रखें चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अपन अब आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है, देखो बहुत इजी है मैं बता दूं आपको। अगर ये हमारा वायर है, ठीक है, और यहाँ पर इस पर ये, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ पर एक, और इसका लेंथ अगर एल है, ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है। आई बात समझे बच्चों, आई एल क्रॉस बी। तो एल का जो डायरेक्शन है वो वायर के ही अलॉन्ग हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। अगर एल और बी परपेंडिकुलर हैं तो इट इज़ सिंपली आई एल बी हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है तो इसे तो बिल्कुल रट लेना है, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखो ये मान लो ये अपनी मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज सेम एल, सो डी 2d बोल दूँ, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ है एम, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका मुझे मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो ये हो जाएगा एम इंटू 2d। आई बात समझ में। अच्छा, अब ये एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या लोगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जो होता है चार्ज दैट इज़ वेरी सिमिलर टू साउथ पोल, और पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज़ सिमिलर टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसमें इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो अब आपको आई होप सो ध्यान रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, और अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है। अपन लोग अब आगे चलते हैं।
अब स्टूडेंट्स देखो, जो ना, अब मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर की बात करें, जैसे कि ये एक लूप है और इसमें अगर हम एक करंट पास आउट कर देते हैं, तो द करंट इज पासिंग थ्रू इट, अगर हम एक करंट पास कर दें तो ये भी एक डायपोल की तरह, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। और बेसिकली इसका डायपोल मोमेंट होता है एन आई ए। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और आई है करंट जो से पास हो रहा है, और ए है इसका एरिया। ठीक है, क्लियर है आपको? अब इसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना हो तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उसको उंगलियों के कर्ल में लेना है, और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, इट्स वेरी इजी, सिंपल। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है से क्यू, और ये घूम रहा है ऐसे, एंड इट इज़ मूविंग लाइक दिस, तो भी ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इट अगेन बिहेव्स लाइक द मैग्नेटिक डायपोल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के 3 फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, इनमें भी बहुत सारे वो हैं, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यार ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, तो वो सब न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा। ठीक है, तो हम बहुत ही जल्द न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी फॉर्मूले समझ लो बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। तो देखो, 2 केस होते हैं। ये मैग्नेटिक डायपोल है, एक तरफ हो गया साउथ पोल और एक तरफ हो गया आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, अब स्टूडेंट 2 केस होते हैं। एक केस होता है इस ये वाला, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। तो बेसिकली सॉरी उल्टा हो गया। ठीक है, या 1 सेकेंड, एक्सचेंज हो गया। इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, या आप इसे एक्सिस भी, इसको एक्चुअली में एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सिस ऑल्सो, और एक्सिस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, और आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल सकते हो। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो यू नो व्हाट, इसे निकाला भी जा सकता है, बट यू नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो ये होता है m/r³। अब आप बोलोगे m का, m इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, और r जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक की। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कितना है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो यहाँ पर होता है मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π 2m/r³। अब आप बोलोगे ये r कौन सा है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसे हम r कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? सो इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तो एक चीज़ होगी, आपको ना इसकी वैल्यू पता होना चाहिए μ0/4π की। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁻7। आई बात समझ बच्चों? ये होती है 10⁻⁻7। ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ तक जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको आगे चलना पड़ेगा। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी वायर से करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है।
बड़ी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है बायोट सेवर्ट्स लॉ से। बायोट सेवर्ट्स लॉ, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। देखो ये कहता है कि अगर ये कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो एक छोटा सा इसका जो डिस्टेंस है, छोटा सा हिस्सा जो है इसका, इसे डीएल कहते हैं, ठीक है। इसके इतने से पार्ट के कारण यहाँ पर, तो इस तरफ जो डायरेक्शन है इसे आप आर कैप कह दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है डी बी, डी एल के कारण डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई जो फ्लोइंग करंट है, डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, उससे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बहुत सारे केसेस में। जैसे कि कोई स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कोई सोलेनॉइड है तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां हम निकाल सकते हैं, कोई आर्क है तो उसके यहाँ सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम बहुत सारे केसेस में इससे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एंड बायोट सेवर्ट लॉ इज़ वेरी सिमिलर टू योर गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और बायोट सेवर्ट लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना है, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे ना डराइव करेंगे कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर, आपको ये एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ का यूज़ नहीं होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इनके डेरिवेशंस हैं जिससे हम स्ट्रेट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट अगर हम IIT JEE नीट IIT एडवांस की बात करें, मेंस की बात करें, तो डेरिवेशन इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आपको ये सीखना होगा कि न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो अब बिना टाइम लिए जल्दी से मैं आपको बता दूं। सबसे पहला होता है वायर, स्ट्रेट वायर। अगर कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और उसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें निकालना है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन टी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आई इज़ द करंट फ्लोइंग, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम डी कहते हैं, यहाँ से जो एंगल बनता है इसे अल्फ़ा कहते हैं, और यहाँ जो नीचे वाले से जो एंगल बनता है उसे हम बीटा कहते हैं। आई बात समझ में आपको, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर ये वायर हमारा बहुत लंबा है ना, अगर ये वायर हमारा बहुत लंबा है, वेरी लॉन्ग वायर, अगर वायर बहुत लंबा है तो ये जो एंगल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा बीटा ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में लॉन्ग वायर की केस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन डी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, साइन 91 होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन टी। आई बात समझ में आपको, तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। अब चलो हम आ जाते हैं, तो ये स्ट्रेट वायर वाला था। अब दूसरा होता है बच्चों सर्कुलर कॉइल का। सर्कुलर कॉइल में क्या होता है, इस टाइप की एक कॉइल होती है, इसका रेडियस r हो सकता है और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो सकता है। यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हमको पता लगाना है, ठीक है। इस कॉइल में करंट I जो है वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो ये एक तो एक कांस्टेंट है तो आपको हर केस में मिलेगा, ठीक है। ये होता है 2m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। m जो है ना ये है हमारा n
आई ए, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट और ए इसका एरिया है, ठीक है, ए इज फॉर द एरिया। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल केस में सॉल्व करके बताता हूँ कि अगर हमारे पास एक ही टर्न है और हमें सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π/2। तो एक टर्न है, करंट, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, एक्स ज़ीरो हो जाएगा इस केस में, तो यहाँ पर बचेगा आर क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2πr आई। तो बच्चों ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पर पाई भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जो है याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो। मैं पर्सनली एक ही फॉर्मूला याद रखता हूँ, ये वाला, ठीक है, इससे सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्क, इतनी सी आर्क, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो बेसिकली इसका जो अगर हम सर्किल को कंप्लीट कर दें तो यहाँ पर एक सेंटर बनेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, देखो ये वाली क्वांटिटी तो मैंने बताया ना आपको, सभी में एक जैसी चलती है, म्यू नॉट अपॉन 4π, ये होता है आई अपॉन आर, ठीक है। तो आर ये रेडियस है इसका, ठीक है, आर रेडियस है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, तो दैट इज द थीटा, ठीक है। तो ये है थीटा, आप रेडियंस में लेंगे, ठीक है, यू हैव टू टेक इट इन रेडियंस, देन ओनली योर आंसर विल कम आउट टू बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि अगर आप एक वायर को लें और उसको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे रोल कर दें, मतलब एक स्प्रिंग जैसा कुछ बना दें लंबा, जिसके पास कुछ लेंथ वगैरह हो, ठीक है, इसको सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड को अब मैं एकदम सिंपल वे में बनाने के लिए क्या करूँगा कि बेसिकली अभी हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, अगर हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, अब इस फील्ड पॉइंट पता करनी है, तो यहाँ पर दो एंगल्स हम बनाते हैं। ये एंगल कहलाता है हमारा θ1 और ये वाला एंगल कहलाता है हमारा θ2। तो यहाँ दो एंगल्स हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ2, ये θ1 है, ठीक है, θ1 है ये वाला, ठीक है, cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एन यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ है एल, ठीक है, और यहाँ पर जितना भी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन दिस, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब अगर हमारे पास लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो क्या होगा, सोलेनॉइड, अगर हमारा सोलेनॉइड काफ़ी लंबा है तो आपका ना θ2 0 हो जाएगा और θ1 आपका हो जाएगा 180 डिग्री का। तो अगर आप B की वैल्यू देखोगे कि कितनी आती है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ठीक है, अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। अब आगे समझ में आपको, तो ये तो बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है और लॉन्ग सोलेनॉइड अक्सर न्यूमेरिकल्स में दिए जाते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी पर्टिकुलर एंड पर कितना होगा, जैसे इस एंड पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट में अगर आप पता लगाएंगे तो θ2 को आप 90 डिग्री पुट कर देंगे और θ1 जो है आपका, आप उसे सिंपली 180 कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर निकल आएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप समझ ही गए होंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर एम्पियर, देखिए मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होते हैं, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ भी होता है। मैं यहाँ पर जो जो एम्पियर लॉ आपको बता रहा हूँ, इट इज़ फॉर द स्टैटिक फील्ड, ठीक है, एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ, सो इट इज़ बेसिकली अनमॉडिफाइड, ये बिना मॉडिफिकेशन वाला है, ठीक है। लेटर ऑन एम्पियर लॉ को मॉडिफाई किया हो गया था, ठीक है, टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए, जहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी हमें पता चलता है।
फ़िलहाल वहाँ नहीं जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ, ठीक है, उस पर हम किसी और टॉपिक पर और मैक्सवेल इक्वेशंस पर किसी और दिन हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिंपल एम्पियर लॉ है, ठीक है, अनमॉडिफाइड वाला। तो एम्पियर लॉ ये कहता है, देखो अगर मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ये वायर है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इस टाइप से बनता है, इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके चारों तरफ। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो आप अपने अंगूठे को ऊपर कर दो और उंगलियों का जो कर्ल होगा उससे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्ल है, ठीक है, रोटेशन है, वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये लाइन इंटीग्रेशन की ये डी एल जो है, जो आप यहाँ पर कर्व आप लेना चाहते हैं सी, ये कर्व आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे ये कर्व है, ठीक है, मेन ये होता है, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। मेन ये होता है कि वो कर्व जो है करंट को इंक्लोज करना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर करंट है इसे इंक्लोज करना चाहिए इसे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ से बहुत ही आसानी से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास गॉस लॉ होता है ना, आपने गॉस लॉ पढ़ा है, ई डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो आपको मैं बता दूं कि देखने में आप देखेंगे कि काफ़ी इजी सिमिलरिटी दिख रही है आपको, बट यहाँ पर सरफेस है, यहाँ पर लाइन है। जिस तरह से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं गॉस लॉ से, उसी तरह से एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टॉरॉइड वगैरह का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी हो जाता है, वो हम आपको बता देंगे, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको बता दिया जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अगर हमारे पास दो वायर्स हैं और वो उनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये रटना है आपको, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पर कि क्या डेरिवेशन वगैरह, अट्रैक्ट करते हैं, रट लो इसे, ठीक है। इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है डी एफ अपॉन डी एल, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो ये तो कांस्टेंट हमेशा ही आपको मिलेगा, 2I1I2 अपॉन डी। ये बच्चों फॉर्मूला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसे लिख लेना। अगर करंट एक इस तरफ है और एक में करंट इस तरफ है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बाकी फोर्स पर यूनिट लेंथ तो इसी फॉर्मूले से मिलेगा, बट इस केस में रिपेल करेंगे। अब बच्चों हम आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल में। ऑफ ए डायपोल, तो डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखो ये मैंने बताया ना कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है हमारा डायपोल मोमेंट होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारा डायपोल मोमेंट बच्चों होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बी, तो बेसिकली ये अभी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो यहाँ डायरेक्शन बन रहा है ये थीटा इक्वल्स टू 0 है। अगर ये हमारा ऐसा हो जाए तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, बट ये हमारा डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो एंगल थीटा कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल थीटा क्या है, ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर हमारा डायपोल मोमेंट यहाँ पर है,
ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है U इक्वल टू होता है माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा डायपोल है, इस डायपोल को रोटेट कर दिया ऐसे, है ना, तो ये था साउथ, ये था नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, तो इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, है ना, ऐसे रोटेट कर दिया गया। जब हमने इसको इस तरह से ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली कितना वर्क डन हुआ, तो बहुत इजी है, ये आपका थीटा इनिशियल थीटा था जो कि 0 भी हो सकता है, और ये आपका हो गया फाइनल थीटा जो कि आपका करंट थीटा है, ठीक है, करंट एंगल जो है यहाँ पर थीटा, ठीक है, जो बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी जो है थीटा एफ पे निकालनी है, और आपको एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है थीटा आई पर। तो ये बच्चों इसका बेसिकली फॉर्मूला है, तो अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं तो हमेशा इसी फॉर्मूले को याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा एफ, ठीक है, माइनस एम बी कॉस थीटा आई। तो आप ऐसे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई डाइपोल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दिस द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में उसमें टॉर्क लगता है ना। सो इस पर क्या लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ पोल के कारण क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पर इसको इस तरफ रिपेल करेगा, इसको इस तरफ खींचेगा, तो इस पर एक टॉर्क लगता है। इस टॉर्क की वैल्यू होती है एम क्रॉस बी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रटना है आपको, ठीक है, इसको याद करना है बच्चों। मैं आप बोलोगे सर हमेशा रटना 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 चिल्लाते रहते हैं बच्चों। अगर आपको ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फॉर्मूले रटने ही पड़ते हैं, ठीक है, बिना रटे नहीं चलता है, ये सच है, कड़वा सच है। देखो समझना भी है और रटना भी है, दोनों है। तो मैंने आज की क्लास में आपको जितना बताया है ये समझ भी लेना है और रट भी लेना है, ये रटा होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। जितने फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं ये सब आप लोगों को रट लेने हैं। अब अपन देख लें टाइम कितना हो गया अपनी क्लास का। तो अपनी क्लास जो है लगभग 50 मिनट्स ले लिया है इसने, तो इस क्लास को अपन यहाँ एंड करेंगे, और कल अपन करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो बच्चों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।